हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे अगस्त करंट अफेयर्स का पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आप सभी जितने भी देख रहे हैं या जितने भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़े। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वीडियो के जस्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। पहला फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर क्विज़ कराती हूँ मैं। ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट PDF जो है किसी भी लेक्चर की वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। और दूसरी चीज़, कुछ टेस्ट सीरीज़ जो है मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ सब्जेक्ट वाइज सोच रही हूँ। फिलहाल सबसे पहले इंग्लिश के स्टार्ट करूँगी, तो टेस्ट सीरीज़ में आपको यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। आप उस टेस्ट सीरीज़ को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके या तो उसी दिन, जैसे मान लीजिए सुबह मैंने टेस्ट सीरीज़ डाली है तो शाम तक मैं उसकी वीडियो ले आऊँगी। अगर शाम तक नहीं तो दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा फोकस इस चीज़ पर है कि जितनी टेस्ट सीरीज़ आप सोल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए, PDF से जुड़ने के लिए या फिर क्विज़ करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदे के लिए है, इसमें कुछ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का। बात यह है कि अगर आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं तो एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज़ क्विज़ वगैरह भी कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप सबको पता ही है कि टेस्ट सीरीज़ का और क्विज़ का कितना फ़ायदा होता है। ओके, तो चलिए, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ओके, बेसिकली थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन थोड़ा चलता है गाइस, इतना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है एक दिन एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो जाता है तो थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कंटिन्यूटी में मिलेंगे। ठीक है, एक दो दिन लेट चल सकता है लेकिन आपको वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 2020 का 5th पार्ट, यानी कि अगस्त महीने का 5वां पार्ट। 21 से 25 अगस्त तक के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यानी कि जो केंद्र सरकार का कैबिनेट होती है एक तरह से। ठीक है, कैबिनेट जो मंत्रालय है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट बोलते हैं, जिसमें हमारे मेन मंत्री जो है वो शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो उन्होंने केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं उसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इट्स एजेंसी। ठीक है, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है उसके लिए मंजूरी दे दी है। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी और होगा क्या कि ये एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जिसको बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट। ठीक है, CET सेट। जैसे आपका CTET होता है ना, आपका HTET होता है। हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए पहले इन पेपर को पास करना जरूरी होता है, उसके बाद ही हम टीचर बन सकते हैं। ऐसे ही एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो कंडक्ट कराएंगे और इसी के बेस पर आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग में जाना है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, ठीक है, आपको LIC डिपार्टमेंट पे जाना है, बेसिकली अब वो देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको कंडक्ट कराएगी। तो अब ये होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। मैं कह सकती हूँ कि ये एक तरह से मुझे लग रहा है कि जो NPE है आपकी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 है, उसका पहला इफेक्ट हम कह सकते हैं कि ये चाह रहे हैं कि जितना भी ये जो टेस्ट वगैरह हो, ये कॉमन परीक्षा हो, जिस तरह से आपका जो कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है, UGC नेट का करा रही है या फिर नीट का एग्जाम करा रही है, इस तरह से की एजेंसी आएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सेट जो है अभी आया नहीं है, देखते हैं इसका जो पहला जो इसका सेक्शन आएगा उसमें हम इसके बारे में ज्यादा जान पाएंगे। तो अभी ये फिलहाल डिसाइड किया है। इसमें SSC भी आप ले लीजिए। ठीक है, SSC के एग्जाम हो गए जितने भी सेंट्रल लेवल के, फिलहाल अभी केंद्र सरकार का डिसीजन है ये। अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो वो इसको अपना सकती हैं, इतनी ऑटोनॉमी राज्य सरकारों को होगी। ओके, तो अब देखते हैं कौन कौन इसको अपनाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2020, फोर्ब्स की जो है एक लिस्ट जारी हुई है कि हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट रैंक मिली है ड्वेन जॉनसन को, मतलब ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं 2020 के, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है वो एक्टर हैं। और कौन है ये? द रॉक। आपने रेसलिंग में इनको देखा होगा, WWF आता था, WWE आता था, सॉरी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, WWE आता था रेसलिंग के लिए, तो उसमें दी रॉक के नाम से जानते हैं हम इनको। ठीक है, और जुमानजी जैसे फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। और ये भी एक रिसेंटली खबर आई थी कि ड्वेन जॉनसन जो है ये इंस्टाग्राम पे इनकी एक पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा पैसा इनको मिलता है, मतलब इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा पैसा देता है ड्वेन जॉनसन को उनकी एक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं हाईएस्ट पेड एक्टर है ये अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स।
नेक्स्ट है ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। तो ये त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला का एक इनिशिएटिव चलाया गया है और इसमें बेसिकली 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो तीनों कंट्री शामिल हो गई हैं बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए। आपको पता है कि हर जगह पर एंटी चाइना चला हुआ है, ठीक है। तो सप्लाई चेन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपस में कोऑपरेट करेंगे ताकि जो चाइना पर डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो पाए। ओके, सो ये तीनों कंट्रीज के नाम आपको याद रखना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, क्योंकि इंडिया इसमें शामिल है इसलिए अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश ने रिलायंस रिटेल और अलाना समूह, ठीक है, ALLANA ऐसे करके अलाना समूह है, अलाना ग्रुप है, इन दोनों के साथ जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक तरह से समझौता किया है। बेसिकली महिलाओं के जितने भी स्वयं सहायता समूह है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनको हम बोल सकते हैं, उनके सदस्यों की मदद करेगा ये, ठीक है। कैसे करेगा? जो इनके उत्पाद वगैरह होते हैं उनको प्रमोट करेगा, ठीक है, उनको बेचने में इनको हेल्प करेगा। तो रिलायंस रिटेल और अलाना समूह के साथ जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है ये स्टार्ट किया है। और आपको एक बार बता दूं कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जो बेसिकली MSME के लिए, ठीक है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए स्टार्ट किया था रीस्टार्ट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है IIT रुड़की ने और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने आपस में समझौता किया है। किस लिए किया है? मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में, ठीक है। तो अब इन दोनों क्षेत्र में ये आपस में सहयोग करेंगे, IIT रुड़की हो गया या फिर BIS हो गया, ठीक है। बेसिकली जो स्टैंडर्डाइजेशन करना है वो किस तरह से करना है ये आपस में अब इस चीज के लिए समझौता इन्होंने किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जो है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट होने वाला है, ठीक है, ये होगा 8 सितंबर को। तो ये पहली बार हो रहा है, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, बड़े लेवल पर होगा, ठीक है, और वर्चुअल समिट होगा, एक तरह से वर्चुअल होगा लेकिन उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि जो ISA है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो ISA की स्थापना में जो है नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था और मतलब इंडिया की पहल पर ही ISA की स्थापना की गई थी 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है। तो इसीलिए मोदी जी जो है वो इस बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन करेंगे और ये फर्स्ट टाइम है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, और अभी जो 87th कंट्री जो बना है, जो इसका सिग्नेटरी बना है, मतलब जिसने साइन किया है इस पर, वो है निकारागुआ बना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त मतलब जितने भी अभी कार्य कर रहे हैं या फिर जितने भी रिटायर हो चुके हैं, जितने भी सैनिक हैं, उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है, ठीक है। बेसिकली सैनिकों को थोड़ी सी और सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, उन पर थोड़े से बोझ को कम करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला अभी रिसेंटली लिया है। नेक्स्ट है रैपिड सलाइवा टेस्ट जो है, ये टेक्निक जो है कोविड-19 का पता लगाने के लिए USA स्टार्ट करेगा, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या होगा, जो आपको पता है कि हमारे मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है, तो उस सलाइवा के थ्रू जो है कोविड-19 का वायरस जो है इसके बारे में पता लगाया जाएगा, मतलब टेस्टिंग की जाएगी सलाइवा के थ्रू। ओके, अभी तक तो आपका पता है कि नाक में थोड़ा सा नोज के थ्रू भी टेस्टिंग की जा रही है, तो काफी चीजें हैं, तो अभी जो है सलाइवा के थ्रू भी टेस्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट है ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है C454, तो ये एक इंटरसेप्टर बोट है। इंटरसेप्टर का मतलब होता है अवरोधक, जैसे कि सामने से कुछ आ रहा है तो उसको एकदम से आप डिफेंस कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की बोट है ये। तो ये भी रिसेंटली सूरत गुजरात में लॉन्च हुई है और इसको बनाया है लार्सन और टुब्रो ने, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बनाई किसने है या फिर कहाँ पर लॉन्च हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सूरत गुजरात में लॉन्च हुई है, आपको याद रखना है। और इंटरसेप्टर बोट है, मतलब किस टाइप की बोट है ये भी याद रखना है। ओके, कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाता है कि ICGS C454 किस तरह की बोट है या फिर क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आइनोक्स ग्रुप। तो ये आइनोक्स ग्रुप जो है ये भारतीय टीम के लिए, मतलब जो भारतीय टीम आपकी ओलंपिक्स में जाएगी 2021 में, ठीक है। तो 2021 के जो ओलंपिक्स है वहां पर ये जाएगी भारतीय टीम, तो वहां पर आयोनिक्स ग्रुप जो है इनको को स्पॉन्सर करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, प्रायोजक है, मतलब इसके कहते हैं ना, इसके प्रायोजक। जिस तरह से हम पहले वीवो IPL बोलते थे, हालांकि वीवो IPL का भी वीओ हट चुका है क्योंकि वीवो जो है चाइनीज कंपनी है और उसको जो है भारत ने हटा दिया है बेसिकली, और ड्रीम 11 जो है उसको स्पॉन्सर कर रही है IPL को। तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक की जो हमारी टीम जाएगी, भारतीय टीम जाएगी 2021 के ओलंपिक्स के लिए, उसको स्पॉन्सर करेंगे आयोनिक्स ग्रुप, ठीक है। इतना याद रखना है बस आपको। और ओलंपिक्स होने कहाँ है 2021 के?
टोक्यो जापान में, ठीक है, ये भी याद रखो। और हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए और लटक जाए, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्वास्थ्य ई पोर्टल। सो स्वास्थ्य ई पोर्टल जो है लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, ठीक है, मंत्रालय ने लॉन्च किया है बेसिकली जनजातीय लोगों की हेल्प के लिए, उनके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बेसिकली जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य ई पोर्टल को लॉन्च किया है। और एक और चीज बता दूं कि जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है, ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 है, वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मिला है। बेसिकली उन्होंने काफी पोर्टल्स और काफी स्कीम्स चलाई है जनजातीय लोगों के लिए, उसके लिए इनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है। तो ये भी याद रखिए कि स्वास्थ्य ई पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये पता लगा है कि इंडिया में जो है 27% बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए ना तो स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप है। तो अब इन बच्चों की एजुकेशन किस तरह से हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। सो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी भी दर्शा रहा है कि किस तरह से गरीबी जो है अपने पैर गरीबी ने फैलाए हुए हैं। कि देखिए आज अगर आप देखेंगे तो हर घर में आपको अपने आसपास आपको हर घर में एक स्मार्टफोन नजर आएगा। अगर आप, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप होगा आपके पास। तो सोचिए कि इतने भी घर हैं जहां पर आज तक स्मार्टफोन भी नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो 27% बच्चे ये ऐसे हैं जिनको कोई भी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी ने बताया है। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, और हेडक्वार्टर है एनसीईआरटी का दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एनसीएफ जो है वो भी पब्लिश करता है एनसीईआरटी। नेक्स्ट है यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का निर्णय ले लिया है। यस बैंक ने, जो पहले अभी कुछ महीनों पहले हमने ये सुना था कि यस बैंक जो है डूब जाएगा, बिल्कुल नीलाम हो जाएगा एक तरह से, तो बेसिकली अभी सरकार ने पूरे एफर्ट्स डाले हैं यस बैंक को बचाने के लिए, ठीक है। तो सारे म्यूचुअल फंड जितना भी कारोबार है इनका म्यूचुअल फंड्स का, वो सारा ये बेच देंगे। अब किसको बेचेंगे ये देखना है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड जो है ये इनको को देखता कौन है? सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट है वूली फ्लाइंग स्क्विरल। तो ये अभी रिसेंटली जो है स्पॉट की गई है गंगोत्री नेशनल पार्क में। बेसिकली ये 70 ईयर्स के बाद देखी गई है ये वूली फ्लाइंग स्क्विरल जो है, गिलहरी एक तरह की, ठीक है। तो इसको एक्सटिंक्ट ही मान लिया गया था कि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अचानक से अभी गंगोत्री नेशनल पार्क में दिखाई दी है। और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर किया है गैरसेन को, ठीक है, गैरसैंण है एक नाम, गैरसैंण नाम की जगह है, उसको उत्तराखंड ने समर कैपिटल डिक्लेयर किया है। और वैसे उनकी कैपिटल जो है वो देहरादून तो है विंटर कैपिटल, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए विंटर कैपिटल क्यों नहीं है गैरसैंण, क्योंकि ये बहुत हाइट पर है और यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो विंटर में काम थोड़ा सा रुक जाता है, इसलिए विंटर जो है वो आपका देहरादून में रहेगा और समर कैपिटल आपकी गैरसैंण में रहेगी, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन पीटैक। तो ये एक फ्री ऑन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आईबीएम का पहले से ही। तो अब बेसिकली आईबीएम ने एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि बच्चों को जो है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सके, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने की है बेसिकली, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की चीजें सिखाई जा सके, बच्चे बड़े जो भी हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है ओपन पीटैक पर फ्री एजुकेशन देने के लिए, ओके, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली, ओके। वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, ठीक है, तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। बेसिकली मॉस्किटोज के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मॉस्किटो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है 20 अगस्त को हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। उसके बाद 20 अगस्त को 2 और इम्पोर्टेंट डेज होते हैं इंडिया के लेवल पर, अगर हम कहें तो राष्ट्रीय लेवल पर, ये इंटरनेशनली नहीं बल्कि इंडिया के लेवल पर बता रही हूँ। सद्भावना दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है, जो राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनका बर्थडे होता है 20 अगस्त को और उनकी याद में हम सद्भावना दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी डे जो है वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो ये दोनों ही दिन जो है भारत के लेवल पर मनाया जाता है, मतलब सिर्फ भारत में मनाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, ये 20 अगस्त को, ठीक है। तो ये तीनों डे जो है वो 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। सीनियर सिटीजन्स के प्रति हम इज्जत भाव रखें, उनके प्रति जो है हमारा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर हो, इसके लिए हम ये बनाते हैं 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोना फाइटर्स नाम का एक वीडियो गेम जो है वो लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने किया है ये कोरोना फाइटर्स लॉन्च,
बेसिकली कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। अगर बच्चे भी इस गेम को खेलते हैं तो वो भी थोड़े से अवेयर होंगे इसके प्रति, कोरोना से हमें किस तरह से लड़ना है और क्या ये वायरस है और किस तरह से मतलब एक तरह से कोरोना से फाइटिंग वगैरह है इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर आप खेलना चाहे तो खेल भी सकते हैं। ये लॉन्च किया है रिसेंटली हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ठीक है, देखिए हर साल जो है स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है और मतलब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपको याद रखनी होती है। सबसे पहले तो हम शहरों की बात करेंगे, शहर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल भी जो है इंदौर जो है 4th टाइम यानी कि चौथी बार जो है इंदौर फर्स्ट पर रहा है, मतलब सबसे स्वच्छ शहर रहा है भारत का 2020 का। उसके बाद अगर हम सेकेंड प्लेस की बात करें तो सूरत ने यहाँ पर बाजी मारी है। पिछले साल भोपाल था लेकिन अब ये सूरत हो गया है। नेक्स्ट है नवी मुंबई, तो नवी मुंबई जो है इस बार थर्ड नंबर पर रहा है। और आपको एक बात बता दूं कि जब स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था तब से मैसूरू जो है वो हमेशा फर्स्ट पर रहता था स्वच्छ शहर में, लेकिन अब जो है वो टॉप 5 में तो है बट फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि टॉप 3 प्लेसेस में नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे स्वच्छ छोटे राज्य और सबसे स्वच्छ बड़े राज्यों की कैटेगरी में। ठीक है, तो देखिए ये तो शहर की बात हो रही थी, अब हम राज्यों की बात कर लेते हैं। तो राज्यों में क्या है कि अगर आपके पास 100 से कम आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज जो कहते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह इस तरह की चीजें, अगर 100 से कम है तो वो आपका छोटा राज्य होता है, और अगर 100 से ज्यादा है तो वो आपका बड़ा राज्य कहलाता है। ठीक है, तो छोटे राज्यों की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर रहा है झारखंड, याद रखना है, और सेकंड पर रहा है हरियाणा सबसे स्वच्छ में। ठीक है, और अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़ और नंबर 2 पर है महाराष्ट्र। ओके, तो ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, और भी बहुत कैटेगरीज होती हैं लेकिन इतना हमें जिला विला इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं गाइज इसके ऊपर, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है शहीद कासिम सोलेमनी, तो ये ईरान की मिसाइल है जो काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है शहीद कासिम सोलेमनी जो है ये ईरान की मिसाइल है। ठीक है, और ईरान के साथ अभी हमारे रिश्ते जो है थोड़े से खराब चल रहे हैं क्योंकि चाबार पोर्ट से भी ईरान ने हमें बाहर निकाल दिया है। बेसिकली इंडिया ने वो पोर्ट के साथ मतलब उस पोर्ट को इंडिया यूज़ करने वाला था, लेकिन ईरान ने उससे भी उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि ईरान की नज़दीकियाँ जो है चाइना के साथ ज़्यादा हो गई हैं। और इसके कुछ रीजंस और भी हैं क्योंकि इंडिया ने भी जो तेल की सप्लाई है वो ईरान से लेना कम कर दिया बिकॉज ऑफ यूएसए। सो काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं चेंज होती रहती है वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो विश्व मानवता दिवस ये मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे केंद्र सरकार ने जो है 3 हवाई अड्डों यानी कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 3 हवाई अड्डों को, एयरपोर्ट्स को जो है 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया है। ठीक है, अडानी इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे, बेसिकली अडानी ग्रुप को दे दिया है पीपीपी के अंडर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। मतलब कि इन 3 हवाई अड्डों को 50 साल के लिए अडानी समूह जो है अडानी ग्रुप देखेगा। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस हो गया, जो भी हो गया, ये सब अब अडानी ग्रुप देखेगा अगले 5 सालों के लिए। जैसे प्राइवेटाइजेशन का आपको पता है जोर चल ही रहा है, तो अभी ये उसके अंडर ही एक चीज है। नेक्स्ट है भारत का नया चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। चुनाव आयुक्त कितने होते हैं हमारे? टोटल 3 होते हैं। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, 3 होते हैं, तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं आपके चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पर चुनाव आयुक्त पूछा है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछा है। तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुनील अरोड़ा जो है हमारे CIC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हम कहते हैं CEC कह सकते हैं, ठीक है, नोट CIC। तो सुनील अरोड़ा जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब पहले कौन थे? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, ये 2 थे जो हमारे चुनाव आयुक्त थे। लेकिन जो अशोक लवासा है उन्होंने ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं वो। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पक्का आना है ये क्वेश्चन कि अशोक लवासा जो है किसके उपाध्यक्ष बने हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है। ठीक है, तो ADB के उपाध्यक्ष बन गए हैं, तो एक पोस्ट जो है यानी कि एक सीट जो है खाली हो गई थी। तो सुशील चंद्र पहले से ही चुनाव आयुक्त थे, तो राजीव कुमार जो है वो अब नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो टोटल हमारे 3 हो गए। सुनील अरोड़ा जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 और कौन है? राजीव कुमार और सुशील चंद्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020, तो ये अभी पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, देखिए अब एंटी चाइना पॉलिसी के अंतर्गत जो है कि वहां से काफी जो कंपनीज वगैरह हैं वो अपने पैर
उठा रही है वहां से, बेसिकली कंपनीज को वहां से हटाया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उत्तर प्रदेश इंडिया में बहुत अच्छी जगह है। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को जो है उत्तर प्रदेश में खींचा जा सके। तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर ये टोटल 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 5 सालों में, ठीक है। तो ताकि इन्वेस्टमेंट या एफडीआई को जो है बेसिकली वो आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना भी आप रखिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने फ्लिपकार्ट के साथ जो है फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी हो गया है और इसमें इंडिया को मिली है 57th रैंक, ठीक है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है हमारी, बेसिकली यही है। तो इंडिया को इसमें 57th रैंक मिला है और टॉप कंट्री यहाँ पर रही है डेनमार्क। तो ये आपको याद रखना है, बस टॉप की याद रख लीजिए और इंडिया की रैंक याद रख लीजिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने राज्य के सभी सरकारी नौकरियों को केवल राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया, आरक्षित करने का फैसला किया है बेसिकली, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया है, अब सेंटर इसको अप्रूव करेगी या नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये अभी देखना है। देखिए जो सरकारी नौकरियां होती है किसी भी स्टेट में होती है, बेसिकली होता ये है कि 85 किसी स्टेट में 85 और 15 का रेशियो है, यानी कि 85% जो है स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के लिए ही, मतलब स्टेट के लोगों के लिए ही आरक्षित है और 15% में आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स में 75-25 का है, तो वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो दिल्ली में अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप 100% पे हैं, कोई भी स्टेट वाला ऐसा कोई कोटा लागू नहीं होता है दिल्ली में, आप सभी यहाँ पर इक्वल कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो मध्य प्रदेश चाहती है कि हम ये रेशो भी ना रखें, बल्कि पूरा 100% जो है केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जाए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी डिसीजन है। अब देखते हैं कितना मतलब सक्सेसफुल होगा, ये भी देखना बाकी है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ कॉपरेशन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जल संकट है। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, वहां पे काफी जल संकट रहता है, तो उसको हल करने के लिए प्लान ऑफ कॉपरेशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, और इसमें इजराइल जो है उनके साथ कॉपरेशन करेगा, ठीक है। तो इजराइल और उत्तर प्रदेश आपस में कॉपरेशन करेंगे, किसके लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए। और इजराइल से एक और चीज बता दूं कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इजराइल ने एम्स दिल्ली को हेल्प करी है, ठीक है। एम्स दिल्ली को जो है इजराइल हेल्प कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट है डेथ वैली। डेथ वैली जो है यूएसए में है, तो यहाँ पर अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, और कितना किया गया, 54.4 डिग्री सेल्सियस। आप समझ लीजिए कि हम 42 में जो है दिल्ली में कितनी भयंकर गर्मी हो जाती है, तो 54.4 कितनी ज्यादा गर्मी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसी की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो आपको जगह का नाम याद रखना है, डेथ वैली, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, तो वो आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ और ऑस्ट्रिया ने जो है एक संसद के अध्यक्षों, यानी कि संसद के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, तो उनके 5वें सम्मेलन को आयोजित किया, ठीक है। उनका 5th सम्मेलन हुआ था संसद के अध्यक्षों का, तो उसकी होस्टिंग किसने की है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ओके। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कब फाउंडेड हुई थी, मतलब 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वित्तीय शिक्षा यानी कि फाइनेंस एजुकेशन के लिए जो है राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 पेश की गई है, ठीक है। बेसिकली आरबीआई चाहता है कि फाइनेंशियली लोग एजुकेटेड हों, तो इसके लिए इन्होंने रणनीति बना ली है। अब देखते हैं कितना इसको ये मतलब सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये अभियान बेसिकली अभी चलाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए, मतलब उनके वेलबींग के लिए, ठीक है, उनके ऑल ओवर वेलबींग के लिए जो है अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। और वैसे भी अभी क्योंकि आपको पता है ये कोविड-19 महामारी में जो है सबसे ज्यादा अगर रिस्क पे हैं तो वो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको बचाने के लिए बेसिकली ये मुहिम चलाई गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 हैं, 5 के 5 याद रखने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा फेमस है ना, रोहित शर्मा, ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये कम चांसेस है इसके आने के, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि
क्रिकेट में आपको पता है कि रोहित शर्मा बहुत फेमस है, तो वो कई बार वो पूछ लेते हैं जो फेमस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न के मामले में सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं इंडिया में, तो ये मिले हैं 5 लोगों को। किस किस को मिला है बता देती हूँ। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, उनको मिला है। स्पोर्ट्स भी पूछा जा सकता है कि मनिका बत्रा जो है कौन सा खेल खेलती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विनेश फोगाट, रेसलर है, ठीक है, रेसलिंग है, हरियाणा से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। विनेश फोगाट इनको रेसलिंग के लिए मिला है। नेक्स्ट है रानी रामपाल, हॉकी में है, हॉकी की कैप्टन है बल्कि, तो रानी रामपाल को मिला है हॉकी में। और रोहित शर्मा क्रिकेट में मिला है इनको। और मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, तो मरियप्पन थंगवेलु को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है। पैरा गेम्स होते हैं ना, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स जो होते हैं, तो जो लोग थोड़े से दिव्यांग लोग जो होते हैं बेसिकली, उनके जो एथलेटिक्स का गेम होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मरियप्पन थंगवेलु जो है एथलेटिक्स में है, पैरा एथलेटिक्स में, ओके। तो देखिए इस बार जो है हमारे सामने 3 लेडीज हैं, तो लेडीज पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 3 लेडीज को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। तो ये सबके आपको गेम याद रखने हैं, ओके। रोहित शर्मा को तो सब जानते हैं, रानी रामपाल को भी आई थिंक आप लोग जानते होंगे, तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस वगैरह ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार एग्जाम में। पूछा क्या मतलब, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन ये 2-4 हैं जो बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं ये, तो ये आपको बस याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो चाइना का बैंक है ये। इसने बेसिकली अभी आईसीआईसी बैंक जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इंडिया का, बहुत ही फेमस, उसमें हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। थोड़ी खरीदी है बट खरीद ली है, ठीक है। तो ये अच्छी खबर नहीं कहूंगी मैं आप इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए चाइनीज कंपनी जब भी हमारे देश में कुछ खरीदती है ना, थोड़ा सा ये होता है कि कल को पता नहीं किस चीज को एक्वायर कर ले। मैं तो कहती हूँ कि बल्कि अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है हमें कि हम किसी को बेचे ना, और बेसिकली चाइना के साथ तो कोई डील करना ही बेकार है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ही चाइना ने भारत के आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीद ली है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है क्योंकि चाइना काफी पॉपुलर है आज के टाइम में, ठीक है, काफी ट्रेंड कर रहा है, एंटी चाइना पॉलिसी कह लीजिए जो भी है, तो पूछा जा सकता है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के कौन से बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है, ओके। द एनीवेयर स्कूल, तो ये एक इनिशिएटिव है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, बेसिकली लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक है। द एनीवेयर स्कूल, तो आपको बस नाम याद रखना है, द एनीवेयर स्कूल है। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या जो भी होती हैं वो सब गूगल की है, ठीक है। और नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। तो इसके संस्थान में आधा स आएगा, ठीक है, टाइपिंग में एरर हो जाता है थोड़ा सा, प्लीज माइंड मत करना। दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आपस में समझौता किया है, बेसिकली किस चीज के लिए, देखिए दिल्ली पुलिस वालों के घर पर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, ठीक है, मेडिसिन हो गया या फिर जो भी चीजें होगी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो देने के लिए। और बेसिकली दिल्ली पुलिस में लोगों में जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनमें ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है, उनको मेडिटेशन वगैरह के लिए भी इसमें वो किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन्होंने, आयु रक्षा, ठीक है। तो ये आयु रक्षा प्रोग्राम किया था इन्होंने स्टार्ट, दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट किया गया था, तो उसके अंडर ही है ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है vedkrishi.com, तो एक वेबसाइट स्टार्ट की गई है नितिन गडकरी के द्वारा, जो हमारे एमएसएमई के मंत्री भी हैं, एमएसएमई मंत्री हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री जो हैं, तो ये नितिन गडकरी हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया, लॉन्च किया बेसिकली vedkrishi.com को। फार्म टू फोर्क सेवा, ठीक है। देखिए फार्म टू फोर्क सेवा क्या होगा, फार्म मतलब आपके खेत जहां पर आपकी फसल उगती है, और फोर्क मतलब जिससे मैं कह सकती हूँ जिससे आप मैगी खाते हैं, कांटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, चम्मच टाइप होती है लेकिन कांटे वाली चम्मच। तो ये बेसिकली ये है कि इसमें जो किसान होंगे उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो पाएगा उनके खरीदारों से, मतलब जो हम गेहूं आटा चावल हम लोग खरीदते हैं ना घरों में, तो डायरेक्ट लोगों से संपर्क हो पाएगा किसानों का। और बीच में जो ये मुनाफा खा जाता है ना किसानों का, इनसे बेसिकली ये है कि किसान की इनकम बढ़ेगी इससे, कि वो डायरेक्टली डील करेंगे पब्लिक से, तो उनके रेट का जो कमीशन वगैरह बीच में लोग खाते थे वो अब उनसे बच जाएंगे। तो ये vedkrishi.com बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कॉर्मो जॉब्स, तो कॉर्मो जॉब्स ये इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे। ये एक ऐप लॉन्च करी है गूगल ने, अगेन ये अभी आपने देखा था ना, एनीवेयर स्कूल भी इन्होंने लॉन्च करी थी, तो गूगल ने ये कॉर्मो जॉब्स ऐप जो है वो लॉन्च की है, इनके द्वारा बनाया गया है। लोगों को सरकारी नौकरी खोजने में इससे मदद मिलेगी कॉर्मो जॉब से, ठीक है। तो कॉर्मो ये बेसिकली कोरोना काल में, क्योंकि काफी लोग जॉब से हाथ धो बैठे हैं, तो इसीलिए शायद इसका नाम मेरे ख्याल से कॉर्मो जॉब्स ऐप रखा गया है, ओके। नेक्स्ट है हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर, ठीक है। तो देखिए पहला, मेरे को इसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं है अभी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एग्जैक्ट नेम,
ठीक है, तो गलत नहीं बताऊंगी आपको, अभी मुझे याद ही नहीं है, तो मैं भूल गई हूँ एकदम से, स्ट्राइक में था, अभी दिमाग में था लेकिन भूल गई। चलो कोई नहीं। तो हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बन गया है मैसूर चिड़ियाघर। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंडिया में जो है चीता नहीं पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो 2019 या 18 में जो है 18-19 में ऐसी मुहिम चली थी कि बाहर से चीता लाया जाएगा। फिर नामीबिया कंट्री है, तो वहां से जो है मध्य प्रदेश के नोरादेही में लाने की बात हुई थी, ठीक है। अभी वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि नोरादेही में ही लाया गया था या कहीं और लाया गया था, लेकिन अभी हल्का हल्का मेरे को इतना याद है कि नामीबिया से जो है मध्य प्रदेश के नोरादेही नेशनल पार्क में जो है लेकर आया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क में लाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो तब लेके आया था पिछले साल या पिछले साल से पहले वाले साल में शायद लेकर आए थे। तो अभी जो है दूसरी बार लेकर आया गया है, ठीक है। बेसिकली चीता भारत में एक तरह से इनकी संख्याओं को बढ़ाने के लिए कि भारत में भी चीते जो है हो सकें। और आपको पता है कि चीता सबसे तेज भागता है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बनाने रखने के लिए चीता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चिड़ियाघर जो है वो है मैसूर चिड़ियाघर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ठीक है। तो हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर है मैसूर चिड़ियाघर। ओके, नेक्स्ट है अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम 2020 का नेतृत्व सम्मान मिला है शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा को, ठीक है। तो अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम 2020, ठीक है, डिप्लोमेटिक एक तरह से मैं कहूंगी पार्टनरशिप फोरम 2020 का नेतृत्व सम्मान, मतलब नेतृत्व के लिए इन कैसा जैसे कहते हैं नेता, नेतृत्व सम्मान मिला है शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा को, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटल रैंकिंग, ठीक है, 2020। देखिए अटल रैंकिंग के अंदर बेसिकली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं हायर एजुकेशन के, उनको रैंक किया जाता है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, पर मैं आपको 2 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जिसमें सेंटर फंड करता है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर है। तो इसमें फर्स्ट पर रहा है IIT मद्रास, सेकंड पर IIT बॉम्बे एंड थर्ड रहा है IIT दिल्ली, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, IIT मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम विमेन की कैटेगरी में बात करें कि बेस्ट विमेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो ये है, इसका नाम पूरा पढ़ लीजिए आप, अविनाशिलिंगम, ठीक है, ये कुछ है अविनाशिलिंगम। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, तो ये है बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन विमेन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ये है, ठीक है। इसका नाम आप पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, साउथ इंडियन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है रशेल क्रिश। तो रशेल क्रिश जो है जिनका निधन हो गया अभी रिसेंटली, और कौन थे ये बहुत ही फेमस अमेरिकन इंजीनियर कह लीजिए, वैज्ञानिक कह लीजिए, साइंटिस्ट कह लीजिए थे। और इन्होंने पिक्सल, जो हम फोटो खींचते हैं ना, पिक्सल्स होते हैं उसमें, तो ये पिक्सल के जो इन्वेंशन है वो इन्होंने किया था। और जो पहली डिजिटल फोटो है, डिजिटल फोटो भी इन्होंने ही खींची थी, पहली डिजिटल फोटो अपने बेटे की खींची थी, ठीक है। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वेंटर ऑफ पिक्सल कौन है जिनका भी निधन हो गया, या फिर पहले डिजिटल फोटो किसने खींची थी जिनका भी निधन हो गया, या फिर ये रशेल क्रिश जो है अभी भी इनका निधन हो गया, ये कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिकली याद रखनी है। नेक्स्ट है गुजरात ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों में, ठीक है, 5 प्रमुख शहर जो है इसके, जैसे अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ 5 शहरों में जो है 70 या उससे अधिक मंजिली इमारत के निर्माण को मंजूरी गुजरात ने दे दी है, ठीक है। अभी जो है गुजरात में 30 या 32 शायद इतनी ही मंजिल तक आप बना सकते थे, सॉरी 30-32 नहीं, 27 था, 27 से 30 कुछ था, इतनी मंजिल तक ही आप इमारत बना सकते थे। लेकिन गुजरात ने थोड़ा आउट ऑफ द, मैं कहूँगी, रीच जाकर एक तरह से 5 शहरों में 70 या उससे अधिक की मंजिली इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि जितने भी अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, गुजरात की जितनी भी सिटीज़ हैं ये काफ़ी फेमस सिटीज़ हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, ठीक है। तो और इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो, व्यापार के उससे देखें तो, ट्रेड वगैरह के उससे देखें तो बिल्डिंग्स बनाना इनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इन्होंने वहाँ पर इतनी फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टरों को, मतलब कोविड-19 से अगर मान लीजिए कोविड-19 का संक्रमण हो गया किसी निजी डॉक्टर को, प्राइवेट डॉक्टर को इलाज करते हुए, मतलब सर्विस के दौरान उनको ऐसा हो गया, तो उनको 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। यहाँ पर सरकारी डॉक्टरों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर निजी डॉक्टरों की बात हो रही है। देखिए सरकारी डॉक्टर्स को तो फैसिलिटी है, उनके लिए तो शायद अलग से फंड है, लेकिन जो निजी डॉक्टर है उनको भी अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात UAE, ठीक
ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका नाम है, हमेशा गलत बोलती हूँ, संयुक्त राज्य बोल जाती हूँ, बट इट्स संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो इजराइल और यूएई ने यूएई के साथ टेलीफोन सेवा शुरू कर दी है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इजराइल और यूएई के बीच जो है एक शांति समझौता हुआ है, इन दोनों के बीच काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अभी शांति समझौता शुरू हुआ है, तो उसमें ही एक पहल की गई है, टेलीफोन सेवा भी इनके बीच स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय एक्सा एंड आईसीआईसी लोम्बार्ड जो है आर मर्जिंग देयर बिजनेस, ये आपस में अपने बिजनेस को जो है मर्ज कर रहे हैं, आईसीआईसी लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा, ठीक है। तो अब इनका जो मर्जिंग हो गया, जिस तरह से बैंकों का विलय हो जाता है ना, इसी तरह से भारतीय एक्सा और आईसीआईसी लोम्बार्ड का विलय हो रहा है, याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट है सीईटी, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराएगा केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए। तो अब इसके आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य है। अभी देखिए कि राज्यों का मैंने आपको बताया था कि राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो सीईटी के बेस पर सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से राज्य जिस भी राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट होगी, आप मानकर चले कि वो सपोर्ट करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे पहले वही सपोर्ट करेंगे फिर इसको। तो जहां भी हरियाणा में हो गया, तो देखना है कि अभी किस तरह से होता है। लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो इसको मानने को तैयार हो गया है कि हाँ भाई, हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पर जो है गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। और मध्य प्रदेश के बारे में आपको मैंने अभी बताया है कि मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया है कि 100% जो नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां, वो मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, वो भी आपको याद रखना है। संबल योजना होगी, संजीवनी व्हीकल हो गए, दीदी व्हीकल्स हो गए, ठीक है, रोको टोको अभियान हो गया मास्क पहनाने के लिए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई हैं। सो गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। आई होप कि कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, आपको थोड़ा मजा आया होगा आपको वीडियो में। और आप डेली करंट अफेयर पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बना लेंगे ना एक बार, तो वीडियो सिर्फ एक ही बार देखनी पड़ेगी, बाद में उन नोट्स को ही रिवाइज करते रहना, ठीक है। सपोज 1 महीने का आपने नोट्स बना लिए हैं, 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो 4 दिन रखिए, ठीक है। 4 दिन 10 मतलब 12-12 दिन, 10-11 दिन आप डिवाइड कर लीजिए कि इतने दिन के मैं रिवाइज कर लूंगा, या फिर हर संडे को आप रिवीजन कीजिए, ओके। ये मेरा आइडिया है, आप चाहें तो अपना सकते हैं, चाहे ना चाहें तो भी ना अपनाएं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। बेसिकली बात ये है कि मेहनत करनी है, ओके। और मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, अगर मेहनत करेंगे, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।